नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। इस वक्त बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी हत्यारे विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में भी हत्यारे विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी उत्तराखंड ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सतर्क किया गया है। यूपी से लगते राज्यों के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में पुलिस ने बैरिकेडिंग और विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास दुबे जिसका सुराग फिलहाल पुलिस को नहीं मिल पाया है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वो यूपी की सीमा से बाहर निकल गया है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी हत्यारे विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, हत्यारे विकास दुबे को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है, बैरिकेडिंग और विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है। किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, इसमें कानपुर मामले में पूरी तरह से उत्तराखंड में हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीजीपी अनिल रतूड़ी के माध्यम से तमाम जितने भी प्रदेश के पुलिस अधिकारी हैं उनको अपने अपने जनपदों में विशेष एहतियात और विशेष चेकिंग के लिए कहा गया है। और डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारी जिसमें एसपी एसएसपी को तमाम निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा है कि बैरिकेडिंग लगाकर विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाए और तमाम जितनी भी व्यवस्था चेकिंग के दौरान की जाती है, हर आदमी की चेकिंग की जाए, कौन कहां से आ रहा है, तमाम ये डिटेल्स रखने के लिए बात की गई है। और तमाम ये मुद्दा अब पूरे देश में गरमाया हुआ है और इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो उसको लेकर अब उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब यही माने, अगर जिस तरह से लगातार अब यूपी से सटे जितने भी प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमाम अन्य राज्य हों, उनमें भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इतनी बड़ी घटना करने के बाद में एक अंदेशा जताया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा कारण हो सकता है कि विकास दुबे उत्तराखंड की ओर भी रुख कर सकता है, जिसके चलते तमाम एहतियात बरतते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं और विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। लिहाजा पूरे प्रदेश में डीजीपी ने हाई अलर्ट कर दिया है और विशेष चेकिंग अभियान को भी सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। विनोद, कुछ ऐसे जिले भी हैं जो यूपी की बिल्कुल सीमा से लगे हुए हैं, वहां क्या चेकिंग अभियान कुछ शुरू हो पाया है? अभी किस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? पुलिस किस तरह से काम कर रही है? क्योंकि विकास दुबे बहुत बड़ा जो हत्या का आरोप जिस पर लगा है 8 पुलिसकर्मियों का, क्योंकि छोटा मोटा कोई गुंडा नहीं है, तो किस तरह की सख्ती बरती जा रही है अब? देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से कुछ ऐसे इलाके हैं, जनपदों की सीमा है जो यूपी से लगती है। तमाम इंटेलिजेंस के पास अब इतना इनपुट है कि वे विशेष चेकिंग कराए। और डीजीपी ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, निर्देश दिए हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को और स्थानीय पुलिस को, उससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि उत्तराखंड में अब पूरी ही पुलिस बल के साथ साथ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी सतर्क हो गया है। और अगर ऐसा माना जाता है कि अगर विकास दुबे उत्तराखंड की तरफ रुख करता है, तो उससे पहले ही पूरी तरह से उत्तराखंड में अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस को अलर्ट किया गया है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विकास दुबे को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी उत्तराखंड ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, राज्य में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सतर्क किया गया है। आगे बढ़ते हैं और रुड़की से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां नारसन बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। एंट्री पास चेक करने पर ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। एंट्री पास चेक करने के बाद ही लोगों को एंट्री मिल पा रही है। अव्यवस्थाओं की वजह से पास चेक करने में देरी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुड़की के नारसन बॉर्डर की, जहां पर उत्तराखंड के लोगों को पहचान पत्र के आधार पर एंट्री दी जा रही है। विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, नारसन बॉर्डर पर यह अव्यवस्थाओं के चलते जाम लग गया है, किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं और पुलिस प्रशासन कैसे इन चुनौतियों से निपट रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नारसन बॉर्डर जो है उत्तराखंड की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है, तो पूरी तरह से जो पुलिस है अब अलर्ट है। क्योंकि बता दें, आज से जो है सावन शुरू हो गया है और जो कांवड़ यात्रा है वो भी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जो है कांवड़ यात्रा पूरी तरह से स्थगित है और पूरी तरह से जो कांवड़
जो कांवड़िया वो उत्तराखंड में प्रवेश ना कर पाए, तो उसके मद्देनजर पूरी तरह से पुलिस और पीएससी जो है बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। और जो है बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको बिना पास के जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो उत्तराखंड के निवासी है उनको पहचान पत्र दिखाकर उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। तो फिलहाल पूरी तरह से जो यूपी से लगी जो सीमाएं हैं उनमें पूरी तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पूरी तरह से पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई है। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नारसन बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह से इस बार कोरोना काल में सावन में कांवड़ियों के उत्तराखंड आने पर रोक है, तो उसी के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बॉर्डर पर पुलिस पीएससी तैनात है जो गाड़ियों की हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रही है और एंट्री पास देखने के बाद ही लोगों को सीमा में प्रवेश मिल रहा है। आगे बढ़ते हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र के सीतापुर गांव में हाथी ने महिला को पटक पटक कर मार डाला। घटना आज सुबह की है जब महिला जंगल से सटे अपने खेत में चारा काटने गई हुई थी। इस दौरान हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना की सूचना के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 10 दिन पहले ही एक गुलदार ने काठगोदाम क्षेत्र में महिला को मौत के घाट उतारा था। वन्य जीवों के आतंक से लगातार हल्द्वानी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं जहां गौलापार इलाके में हाथी ने एक महिला की जान ले ली। गौला रोखड़ क्षेत्र में हमारा बेरी पड़ाव बीट पड़ती है। उस बीट में एक महिला जंगल के अंदर, उनका घर पास में ही पड़ता है सीतापुर में, तो वो चली गई थी। 62 वर्षीय महिला हैं। उनकी हाथी उनके सामने पड़ गया और उस मुठभेड़ में दुर्भाग्यवश उन महिला की मृत्यु हो गई है। महिला जो है हमारे किशनपुर में एक वॉचर हैं, उनकी पत्नी हैं। तो अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पुलिस उनकी बॉडी को ले गई है और शीघ्र ही 48 घंटे के अंदर हम उन्हें जो मुआवजा दिया जाना है 3 लाख रुपए का। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है जहां पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। देहरादून में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। वन विभाग की तरफ से ये पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। वन विभाग की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया था। सावन के पहले सोमवार पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। देहरादून में जिन मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी वो इस बार नहीं है। कई बड़े शिवालय बंद हैं तो वहीं मंदिरों में ही लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर और मंदिरों में प्रवेश से पहले सैनिटाइज करके लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। तो सावन का पहला सोमवार आज है, लेकिन मंदिरों में आमतौर पर जितनी भीड़ देखने को मिलती थी वो नहीं देखी जा रही है। कोरोना हालात हैं कि लोग गिने चुने लोग ही मंदिर पहुंच रहे हैं और तमाम एहतियात बरतते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाती है और ऐसे में तमाम जो शिवालय हैं वहाँ पर भीड़ रहती है। लेकिन कोरोना काल में कुछ थोड़ा सा माहौल अलग है। आप देखेंगे तो जो मंदिर हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तमाम चीज़ों को एहतियात भी बरतनी है। मास्क पहन के ही आपको मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हर जगह ये भी नोटिस लगाए गए हैं कि मूर्तियों को ना छुएं। जो बाहर का प्रसाद है उसका भी कहीं ना कहीं जो आदान प्रदान है उसको सीमित रखा गया है या फिर ना के बराबर है। तो पूरी ये कोशिशें की गई हैं कि कोरोना काल में जहां पर आज सोमवार का जो पहला दिन है सावन का, उसमें जो भीड़ रहती थी मंदिरों में वो तो ख़ास तौर पर जो है दिखाई नहीं दी। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके साथ ही जो है ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी जो है मंदिरों में प्रवेश के लिए वैसे मनाही है, तो वो भी बहुत कम सीमित संख्या में वो लोग जो है यहाँ पर हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज जो बड़े बड़े शिवालय हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है भीड़ रहती थी वो ख़ास तौर पर बंद किए गए हैं ताकि जो है भीड़ को जो है जो सोशल डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ख़राब ना हो। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आस्था कोरोना पर भारी है लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। मेरे साथ यहाँ पर जो कुछ श्रद्धालु पहुँचे उनसे बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं और इस बार कितना फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है? मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, आरा घर में ही, और काफ़ी फ़र्क है। आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग का लोग
काफ़ी वो पालन कर रहे हैं, पूरा डिस्टेंस है और आई थिंक ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे चीज़। आज भगवान शिव से क्या मांगा आपने? भगवान शिव से बस यही मांगा है कि 2020 जैसा चल रहा है वैसा ना रहे, अब ख़त्म हो जाए सब कुछ, बस यही है। बिल्कुल, आज लगातार जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ऐसा दिन कभी नहीं देखा, सावन के ऐसे सोमवार कभी नहीं देखे, लेकिन इस बार कोरोना ने जो है काफ़ी कुछ बदल दिया है। तो आज भक्तों की भी यही जो है बाबा से जो आस है कि जो जिस तरीके से पूरा जो चल रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो ज़िंदगी है वो सामान्य पटरी पर लौट सके। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। हरिद्वार में हर साल सावन के महीने में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता था, लेकिन कोरोना काल में रंग कुछ अलग है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए हैं। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर में इस कोरोना काल में श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है उसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने कई तरह की एहतियात बरते हैं। जिस तरह से पहले जो आमतौर पर सावन के दिनों में भीड़ नजर आती थी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, इस बार ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, या तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो लोग मंदिर पहुंच भी रहे हैं तो तमाम एहतियात के साथ पहुंच रहे हैं। वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। साथ ही मंदिर प्रशासन भी तमाम तरह के एहतियात बरत रहा है, क्योंकि मंदिर में भी किसी तरह से कोई कोरोना का कोई असर ना नजर आए, कोई किसी तरह से कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार लोगों से कहा जा रहा है वो एक दूरी बनाकर रखें और जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करें। तो सावन का आज पहला सोमवार है और आज मंदिर में भक्तों की कमी देखी गई। दक्षेश्वर महादेव मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है हरिद्वार का, लेकिन इस बार सावन में यहां भीड़ काफी कम है। गिने चुने लोग ही यहां भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। तो सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की आराधना हो रही है। मंदिर में भक्तों की संख्या में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। श्रावण का महीना श्रवण नक्षत्र के लिए प्रसिद्ध महीना है और श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास का प्रारंभ होता है। श्रावण मास में भगवान शिव के ऊपर चूँकि मस्तक पे गंगा विराजमान है, इसलिए भगवान शिव पे गंगा जल और रुद्राभिषेक, दुग्ध दही पंचामृत से, बिल्वपत्र शहद इत्यादि से भगवान की स्तुति और पूजा करने का शास्त्रों में वर्णन है। काशीपुर से भी हम आपको सावन के मौके पर मोटेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं। मंदिर में सावन के पहले सोमवार के दिन शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं कोरोना के चलते सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिना मास्क लगाए मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस बार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। तो काशीपुर का मोटेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने भी खास इंतजाम किए हैं जलाभिषेक करने के। श्रावण के कृष्ण पक्ष से प्रतिपदा से श्रावण शुरू होता है और शिवमयी इस समय सत्ता जो है ब्रह्मांड की वो शिव को मिल जाती है। भगवान विष्णु जो है वो शयन करने के लिए चले जाते हैं और नगर नगर में, गांव-गांव में जहाँ भी हमारे शिव भक्त हैं और शिवलिंग हैं, वहाँ पर श्रावण की पूजाएं प्रारंभ हो जाती हैं। कोरोना काल है, इसलिए जो विशेष व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में वो की गई हैं। दूर से ही गर्भगृह में जाने प्रवेश बंद कर दिया गया है। दूर से ही ऐसी व्यवस्था की गई कि आप जल के पात्र जो हैं अपने लाइए और जो वहाँ रखे हुए कलश हैं उनमें डालिए, तो आपका जल जो है भगवान शंकर को साक्षात आपके सम्मुख चढ़ जाएगा। बड़कोट की यमुना घाटी इलाके में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना स्थगित हो गया है। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया है। विधायक प्रतिनिधि के धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को राज्य मंत्री धन सिंह रावत की और विधायक की ओर से जल्द सड़क निर्माण का भरोसा दिया गया। ग्रामीण 2002 से लगातार अपने गाँव सपेटा, कवाड़ी और कुंड तक
सड़क पहुंचाने की मांग करते आ रहे हैं, जिस पर 2017 में मुख्यमंत्री ने सड़क बनाने की घोषणा की थी। लेकिन घोषणा पूरी ना होने पर ग्रामीणों ने खुद ही सड़क कटिंग कराना शुरू कर दिया, जिससे प्रशासन ने रुकवा दिया और इससे गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठ गए। में 2002 में घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री ने, फिर भी हमारे गांव में रोड नहीं आई सर। तो इस हमने शासन प्रशासन से बहुत गुजारिश की, बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारे गांव में स्वीकृति दे दो रोड की, लेकिन शासन प्रशासन से हमारी कोई वो नहीं आई। इसलिए हमको आज मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा कि हमको धरना बैठाना पड़ा। पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, जिससे पहाड़ लौटे युवा पहाड़ों में ही स्वरोजगार उनको दिया जा सके। पर्यटन विभाग इन दिनों पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों का मुआयना कर पर्यटन की उन संभावनाओं को तलाशने में जुटा है, जिससे पहाड़ में रोजगार मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार कर पर्यटकों को इन क्षेत्रों में लाने और इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ठहराने की व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है। जो हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग से जो है ये योजना होम स्टे वाली चलाई जा रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि हमारे बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा और जितने भी हमारे प्रवासी लोग आजकल यहाँ रखे हैं वो लोग भी इस योजना से जो है जुड़ना चाह रहे हैं, अपने घरों को जो है सुदृढ़ करके पर्यटन होम स्टे के टाइप में बनाने की जो है प्रयास कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने? ये नहीं वो। हर कांड में मेरा नाम। जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। जीनी अंकल खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। घमौरी पसीने से नहीं, उसमें छिपे कीटाणुओं से होती है। घमौरी के लिए नाइसिल, इसके क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला में है नीम का सुपर पावर, जो तुरंत कीटाणु मिटाए। नाइसिल 3 दिन में रिजल्ट्स दिखाए। सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। WHO की मानो, सिगरेट छोड़ो, कोरोना वायरस से बचो। हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। पहली मीटिंग में डर निकाल दिया और बेचैनी से भी। हाथ थामा, दिल जीत लिया। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे लिए बर्थडे केक लेकर के आए। हर दिन जोक सुनाया। उम्मीद दी, हौसला दिया, आंखानी रोशनी की, मौत के मुंह से खींच लाए, खुले आसमान से मिलवाया, दोबारा घर से मिलवाया, माँ से। माँ जैसा ख्याल रखा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। थैंक यू। You're my hero. Sun Pharma, reaching people, touching lives. आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ABP गंगा पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल ABP गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। तो देखते रहिए ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
कॉर्बेट पार्क में अब भालुओं की भी गणना की जाएगी। कहा जा रहा है कि पार्क में अच्छी खासी संख्या में भालू हैं। बाघों की गणना के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप के जरिए भालुओं की गणना भी की जाएगी। तो रामनगर के कॉर्बेट पार्क में अब भालुओं की भी गणना होगी। कैमरा ट्रैप के रिकॉर्ड के जरिए इन भालुओं की गणना होगी। टाइगर रिजर्व के पूरे लैंडस्केप में 2 प्रजातियां पाई जाती है भालू की, स्लॉथ बियर और हिमालयन ब्लैक बियर। ये सभी जो हैं पूरे हैबिटेट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कैमरा ट्रैप के माध्यम से कई जगह रिकॉर्ड होते रहते हैं। जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के रिजल्ट्स हैं उनमें भालुओं की संख्या का भी आकलन किया जाना है और ये संख्या जैसे रिलीज होगी तो उनके नंबर्स के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा और जो भी हैबिटेट की रिक्वायरमेंट है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें वो की जाएगी। कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक के जमरगड्डी में बादल फट गया। बादल फटने से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें ग्रामीणों के खेत खलियान बह गए। इस एक शख्स की गौशाला और मुर्गी बाड़ा बह गया। जैसे ही बादल फटने से पानी गांव की ओर तेजी से आया तो लोग अपने घरों को छोड़कर निकल गए, जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। हालांकि जब पानी कम हुआ तब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो बादल फटने से किस तरह के हालात पैदा हुए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार की। ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई क्योंकि पानी तेजी से उनके घरों की तरफ बढ़ रहा था और अधिकारियों को लेकर भी ग्रामीणों में आक्रोश है। कोटद्वार में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। पहली बारिश में यह हाल है कि कोटद्वार का बस अड्डा तालाब बन गया है और बस अड्डे के अंदर और बाहर पानी भर गया है। आलम यह है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर पानी भरा ना हो। तो बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। पानी निकासी के कोई इंतजाम ना होने के चलते कोटद्वार में यह आलम हो गया है कि सड़क पर ही नदी बह रही है मानो। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में शनिवार से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां के तल्ला जौहर क्षेत्र के नाचनी भैंसकोट मोटर मार्ग पर पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं। पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचा है। तो मुनस्यारी तहसील में शनिवार से भारी बारिश हो रही है। पिथौरागढ़ में ये आलम है, सड़कों पर पानी बह रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली में चीन से सटी नीति घाटी के 16 गांवों में एसडीआरएफ ने फ्री में सैटेलाइट फोन बांटे। इसकी मुख्य वजह यह है कि यहां संचार सेवा नहीं है, जिससे आपदा के वक्त लोगों को परेशानी होती है। मानसून के मौसम में ये सैटेलाइट फोन गांव वालों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिससे वो कहीं भी बात कर सकते हैं। हालांकि इसकी कॉल दर महंगी होने से गांव वालों में थोड़ी मायूसी भी है, क्योंकि इस पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की दर जो है वो 12 रुपए प्रति मिनट है। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसको क्या 45 डिग्री पे इसको रखना है। तो एसडीआरएफ ने नीति घाटी के 16 गांवों में ये सैटेलाइट फोन बांटे हैं ग्रामीणों को, क्योंकि यहाँ संचार की व्यवस्था नहीं थी, जिससे किसी भी आपदा के वक्त ग्रामीण संपर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन इन सैटेलाइट फोन से ग्रामीणों की परेशानी ये है कि इसकी कॉल दर काफ़ी महंगी है। राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जो है, रिमोट एरिया जो है, जहाँ पे किसी किस्म की भी कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे पहले डीएसपीटी फ़ोन कार्य करते थे, जो 2019 में अक्रियशील हो गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये आईजी श्री हमारे जो संजय गुंजाल साहब हैं एसडीआरएफ के, श्री संजय गुंजाल आईजी, उन्होंने एक शासन को प्रस्ताव बनाया। तो प्रथम चरण में शासन ने 250 फ़ोन क्रय करने के लिए पैसा स्वीकृत किया। उसमें से हमने 250 जीएसपीएस फ़ोन खरीदे, सैटेलाइट फ़ोन। अब उनको हम गाँव की जो ज़िले की तहसील हैं उनमें बांट रहे हैं उनको। मैं ये कहूँगा इस बारे में कि ये एक सुखद पहल है, मगर जो इसका कॉल रेट अभी मैं सुनने में आया है ये बहुत महंगा है। 12 रुपया पर मिनट के हिसाब से दे रहे हैं लोग, और इसमें इनकमिंग भी लगेगी और आउटगोइंग भी लगेगी। तो
एक हिसाब से तो ठीक है, दूसरे हिसाब से आप आर्थिक हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही बेकार है हमारे लिए। हरिद्वार